यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों का जो सिलेबस है वो है डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। मतलब हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि डायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा थोड़ा। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का खड़ा हुआ कि सर व्हाट इज टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो हम बाद में समझेंगे ना, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि दुनिया का कोई भी इंसान अपने मन से या अपने दिल से टैक्स नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन है, एक इम्पोज्ड है, एक पावर है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऊपर, और वो कंपेल हो जाते हैं पे करने के लिए। तो सर पहला क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन। बिल्कुल। देखिए, टैक्स क्या है, तो हम कहेंगे कि टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन imposed by गवर्नमेंट। कौन इंपोज कर रहा है भाई, तो गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। imposed by the government on persons। तो अब एक बात बताइएगा कि सबसे पहली चीज बच्चों कि टैक्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, एक बोझ है जो हर लोगों को पे करना है, और इसको इंपोज सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। एक बात बताइए, क्या आप और हम टैक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। या आप और हम लगा भी देंगे तो कोई टैक्स दे देगा क्या? नहीं देगा। तो टैक्स एक तरह से क्या हो गया, टैक्स एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन हो गया ना। बोलिए बच्चों, बोलिए। यस सर। यस सर। यानी वी कैन से कि टैक्स may be defined as compulsory एक्सट्रैक्शन। हाँ जी, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन। ये क्या है, एक तरह से कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन है। कौन लगा रहा है भाई, तो मेड बाय जनरल जनरल, गवर्नमेंट। तो मेड बाय जनरल गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक। किससे, तो जनरल पब्लिक से। सिंपल सी बात है। तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि टैक्स कोई भी अपने मन से नहीं दे रहा है। तो टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, और ना टैक्स किसी तरह का डोनेशन है। लेकिन ठीक है सर, ये तो चीजें हो गई जो हम आगे देखेंगे और समझेंगे। लेकिन दिल और दिमाग में एक सवाल बड़ा घूमता है कि सर ये जो टैक्स है इसका हिस्ट्री क्या है। सर डायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री क्या है, मतलब कुछ तो होगा सर, कहीं तो इसका जिक्र हुआ होगा एंशियंट पीरियड में। बिल्कुल हुआ है। देखिए, हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी भी अच्छा किसी कालिदास जी का नाम सुना है? यस कालिदास, यस राइटर। यस सर, राइटर। ओके ओके। लिटरेचर आपको एक राइटर। बात बताता हूं बच्चों, जब कालिदास जी की एक किताब है, इनकी एक बुक लिखी गई है रघुवंश। शायद आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में अगर कभी भी, तो इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है रघुवंश। उस जगह पे जिक्र हुआ है। यानी हम लोग अगर बेसिकली चीजों को समझने की कोशिश करें तो कालिदास जी ने भी अपने बुक में टैक्सेशन का जिक्र किया है। बस फर्क इतना है कि उस समय टैक्स को हम लोग कर कहा करते थे। ओके, अच्छा सर एक बात बताइए, उस हिसाब से तो हम लोग जब एंशियंट बुक को, अर्थशास्त्र को कभी पढ़ते हैं
अर्थशास्त्र किसने लिखा है बच्चों? अर्थशास्त्र, Sir, Chanakya. वेरी गुड, चाणक्य। जब अर्थशास्त्र को रेफर कीजिएगा ना बच्चों, कभी स्टडी कीजिएगा, तो पता चलता है कि टैक्स का जिक्र वहां भी हुआ है। यानी इंडिया टैक्स वेर लेविड इवन इन द एंशिएंट टाइम्स। तो टैक्स उस जमाने में भी लोगों पर लगाया गया है। इन इंडिया टैक्स वेर लेविड इवन इन एंशिएंट टाइम्स। बस फर्क इतना है कि उस जमाने में हम लोग टैक्स को क्या बोला करते थे बच्चों? कर। कर। हाँ। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात बार बार दिमाग में घूमता है कि सर ये टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है। देखिए बच्चों, ये जो टैक्स है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी कि लैटिन वर्ड से। वी कैन से कि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है बच्चों टैक्सो। टैक्सो, टैक्सो इज अ लैटिन वर्ड जहां से टैक्स डिराइव हुआ है। एक्चुअली बच्चों टैक्सो का मतलब होता है रेट। टैक्स भी तो एक तरह का रेट है ना, रेट। तो टैक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है? रेट। रेट ऑफ टैक्स। आइए, तो अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा कि टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन। टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो सरकार अपने पब्लिक पर लगाती है, अपने नॉर्मल रेसिडेंट पर लगाती है। टैक्स एक तरह का क्या है? कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन। मतलब आपके इनकम का, आपके एक कमाई का एक कुछ ऐसा हिस्सा है जिसको गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेती है जनरल पब्लिक से। टैक्स क्यों लिए जाते हैं? ताकि हम कंट्री को चला सके बच्चों, हम देश को चला सके, इसलिए टैक्स लेना पड़ता है। तो वी कैन से कि टैक्स इज नॉट वॉलेंट्री पेमेंट। टैक्स इज नॉट वॉलेंट्री पेमेंट। ये वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है और ना ही डोनेशन है। बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों? बोलिए। Yes, sir. तो इसका ये भी मतलब हो गया बच्चों कि इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। ये एक तरह का क्या है? फाइनेंशियल चार्ज है। वी कैन से इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। आइए, तो सबसे पहले देखिए जो टैक्स है बच्चों किस वर्ड से डिराइव हुआ है? टैक्स को हम लोगों ने किस वर्ड से डिराइव किया है? Taxo, Latin word. टैक्सो। टैक्सो एक लैटिन वर्ड है बच्चों जिसका बेसिक मतलब होता है मींस रेट। रेट। अब आइए, जब हम अपने इंडिया के हिस्ट्री को खंगालते हैं ना बच्चों, अपने इंडियन हिस्ट्री को, तो पता चलता है कि कालिदास जी की बुक है रघुवंश, जहां जिक्र हुआ है टैक्स के बारे में, कर के बारे में। ये राजा को संबोधित कर रहे हैं कालिदास अपने बुक में, जहां ये बताते हैं कि जिस तरीके से बादल पानी को जमीन से उठाता है और वापस लोगों को बारिश के रूप में दे देता है, उसी तरीके से राजा को अपनी प्रजा पे टैक्स लगाना चाहिए, कर लगाना चाहिए और उनकी भलाई के लिए वापस उस पैसों को खर्च कर देना चाहिए। कुछ समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि सर हमारे इंडिया में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो देखिए, चूंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा बच्चों, कहता है कि इनकम टैक्स 1980. हाँ जी, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड
introduced in India in 1860, 1860 में बच्चों, by the British ruler या British officer we can say, या Sir British James government, Wilson. by British government officer, नाम क्या था उनका? सर जेम्स विल्सन। Sir James Wilson. सर जेम्स विल्सन। और आपको पता है बच्चों, ये बेसिकली सर जेम्स विल्सन ने कब लगाया? आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। एक्चुअली ना, ये जो इनकम टैक्स है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह का गुस्सा है बच्चों, जो मॉनेटरी टर्म्स में लिया गया। किस टर्म्स में लिया गया? मॉनेटरी टर्म्स में लिया गया। यानी कि आपने जो मिलिट्री म्यूटिनी डिस्ट्रॉय भी पढ़ा है, मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 में जो क्रांति हुई थी बच्चों, जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, उसी के बाद ये एक तरह का रिवेंज था, एक तरह का बदला था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स के फॉर्म में लगाया। अच्छा, क्यों लगाया समझिए। क्योंकि बच्चों 1857 की क्रांति को जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। अब वो पैसे आते कहां से? तो इन लोगों ने सीधे यहां के पब्लिक पर इंपोज कर दिया। ओके, चलिए। तो सर ये तो मोटा मोटी हम लोगों ने कुछ चीजों को समझा बेसिकली। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, अपने संविधान को स्टडी करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पावर दिया गया? उस चीजों को पहले समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को पहले समझेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि प्रॉब्लम भी हो रहा है या आप लोग समझ पा रहे हैं? सर समझ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब बच्चों हमारे संवैधानिक प्रोविजंस क्या हैं टैक्सेशन के रिलेटेड? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग टैक्सेशन इन इंडिया। चलिए आइए जरा इसको समझते हैं पहले। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कहां दिया गया है? तो बच्चों जब आप आर्टिकल 246 पढ़ेंगे ना, जब आप आर्टिकल 246 को स्टडी कीजिएगा, तो आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Article 246 of Indian Constitution contain legislative power of union government and स्टेट गवर्नमेंट। देखिए बच्चों, आर्टिकल 246 एक लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड करता है यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो टैक्स को लेवी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात हम आपको बताते हैं बच्चों कि पूरे इनकम को डिवाइड कर दिया गया है 3 लिस्ट में। इट कंटेन 3 लिस्ट। जानते हैं बच्चों, एक कहलाता है लिस्ट 1, आपने पढ़ा भी होगा लिस्ट 1, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिस्ट। दूसरा है हमारा लिस्ट
2 जो कहलाता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है हमारा लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, अब चीजों को समझिएगा। जो लिस्ट 1 है इसके अंदर 14 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं। मतलब बच्चों हमारे देश में जितनी तरह की इनकम होती है, जितने तरह के इनकम होते हैं, उस इनकम का 14 हेड ऑफ इनकम सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो टैक्स लेविड कर सकते हैं, वो टैक्स लगा सकते हैं। ये सब इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। मतलब इस इनकम से जो भी टैक्सेस आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और बच्चों 19 हेड ऑफ इनकम ऐसे हैं जिन पे पावर किनका है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट उस पर टैक्स लगा सकती है। और बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट में अभी तक कोई इनकम नहीं आया है, नो हेड ऑफ इनकम। अभी तक इस तरह का कोई भी विवादित या कह लीजिए ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इनकम जनरेट नहीं हुआ है। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताना था, उस चीज पर फोकस कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्टिकल 246 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो आर्टिकल 246 एक लेजिस्लेटिव पावर कंटेन करता है जो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिवाइड कर दिया जाएगा, टैक्स के पैसे बांट दिए जाएंगे। लिस्ट 1 में सेंट्रल लिस्ट होगा, लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट होगा, लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट होगा। लिस्ट 1 में 14 हेड ऑफ इनकम आएंगे, लिस्ट 2 में 19 हेड ऑफ इनकम आएंगे। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। एक बार रिपीट करते हैं और आप लोग कितना समझ रहे हो जरा एक्सप्लेन करो। चलो बच्चों कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करेगा फटाफट, चलिए एक्सप्लेन कीजिए। तो सर टैक्स एक लैटिन वर्ड है जो कि टैक्सो से आया है, जिसका मतलब रेट होता है। ये फाइनेंशियल बर्डन है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है जनरल पब्लिक पे, और ये कंपलसरी एक्सट्रैक्शन है। टैक्स इंडिया में 1960 में इन्वेंट हुआ था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, सर जेम्स विल्सन ने। और आंसर बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर रीड करें। और सर आर्टिकल 246 है सर, उसमें सर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। और सर इसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1 2 3। पहला लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट है, सेकंड में स्टेट, और थर्ड में कंकरेंट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में 14 हेड आते हैं। उस 14 हेड के अंडर में जो भी टैक्स आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। 19 हेड है सेकेंड लिस्ट में, और उस 19 के अंदर जो भी टैक्स आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा। और थर्ड जो है उसमें अभी तो कोई इनकम आया नहीं है, वो अभी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब हम अपने इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, खंगालते हैं, तो पता चलता है कि टैक्सेशन का जिक्र उस जमाने में भी हुआ है जब रघुवंश लिखा गया। यानी कालिदास जी के टाइम पर भी उस चीज का जिक्र है जो उनकी बुक में लिखा गया है। जब हम अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं जिनको कौटिल्य ने लिखा है, तो वहां भी जिक्र होता है किसके बारे में? टैक्सेशन के बारे में। चलिए यहां तक तो बेसिक अभी तक हम यही समझ रहे थे कि टैक्स क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि हमारे देश में जो टैक्स है वो कितने तरह का है और क्या है। आइए जरा इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। होप यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। देखिए टाइप ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स। तो हमारे पास टैक्स कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स।
हमारे आंसर मिलेंगे कि सर हमारे पास बेसिकली दो तरह का टैक्स है। सबसे पहला बच्चों डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट, दूसरा बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेस हमारे पास दो तरह के हो गए, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए बच्चों, तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के इनकम पर हम लोग इसको क्या करते हैं, लेविड करते हैं और लगाते हैं, मतलब चार्ज करते हैं। imposed, हाँ, लेविड यानी इम्पोज्ड, तो लेविड ऑन इनकम ऑफ पर्सन। हम किस पर इंपोज करेंगे भाई, तो पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन। अभी एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि भाई इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम पर लगाए जाते हैं। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं गुड्स पर और सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम गुड्स और सर्विसेज पर लगाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि डायरेक्ट टैक्स के बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं किए जाते, बर्डन cannot be shifted, cannot be shifted मतलब हम लोगों ने जिस पर भी बर्डन लगाया है उसी को पे करना पड़ेगा। बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, हम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन को क्या किया जा सकता है, तो शिफ्ट किया जा सकता है दूसरों पे। कहने का मतलब कि बच्चों इनकम टैक्स तो उसी को देना है ना जिसने पैसे कमाए हैं, जिसने इनकम कमाया है, लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्स तो शिफ्ट करते हैं। एग्जांपल समझिएगा, जीएसटी, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है, तो भैया ये मैन्युफैक्चरर ने ले लिया किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से। अब भैया ये डिस्ट्रीब्यूटर ने चार्ज कर दिया होलसेलर पे, होलसेलर ने चार्ज कर दिया रिटेलर पे, और रिटेलर ने चार्ज कर दिया कंज्यूमर पे। तो बर्डन तो शिफ्ट हो गया, ये दूसरों पे क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। बर्डन को हम लोगों ने बहुत इजीली क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब देखिएगा एक दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है, कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स कभी भी किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को इफेक्ट नहीं करते। देखिएगा कहता है डायरेक्ट टैक्स इट विल नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो इट विल अफेक्टेड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस इफेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम लोग बच्चों डायरेक्ट टैक्स के बारे में फर्दर पढ़ते हैं, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है बच्चों, समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और बच्चों गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो वेल्थ टैक्स को बच्चों एबॉलिश किया जा चुका है, 2016 में ही इसको एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं गिफ्ट टैक्स पे, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया शायद 1988 में ही। तो गिफ्ट टैक्स को भी ऑलरेडी एबॉलिश किए जा चुके हैं। तो हम लोग
डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही चीज को पढ़ते हैं, वो है हमारा इनकम टैक्स। और आपको ऑलरेडी पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम वगैरह है। जैसे हम अगर बात करते हैं आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास है भाई जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, जिसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया है। Yes, sir. हाँ, इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2017 में, 2017 में। फिर हमारे पास कस्टम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लग रहा है बच्चों, तो कस्टम है हमारे पास। चलिए, तो यहां तक कुछ चीजें आपको क्लियर हुई, फिर हम आगे चले क्या? Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि सर क्या टैक्स लेविट करने का किसी को पावर है? मतलब टैक्स कौन लगा सकता है सर? ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकती है, बट क्यों? क्वेश्चन क्रिएट हुआ व्हाई। देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। समझिएगा बच्चों, आर्टिकल 265 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, states that no tax shall be levied or collected in India except by authority of law। मतलब जिसके पास पावर है सिर्फ वही टैक्स को लेविट कर सकता है, वही अथॉरिटी टैक्स लगा सकती है जिसको ये काम दिया गया है। जैसे बच्चों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इससे रिलेटेड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, चलिए अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे, अभी डीटी और आईडीटी के डिफरेंस पे बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर ध्यान मत कीजिएगा, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of Indian Constitution states that no tax shall levied or collected in India except by authority of law। समझिए इस चीज को बच्चों, आर्टिकल संविधान का आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल 246, सॉरी आर्टिकल 265, जो साफ साफ कहता है कि हमारे देश में ना कोई भी बंदा टैक्स कलेक्ट कर सकता है और ना टैक्स लगा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिर्फ वही अथॉरिटी लगा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं जिनको परमिशन मिला है। जैसे देखिएगा बच्चों, डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है, हम इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। और इसके लिए है, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, चलिए, और इसके लिए बॉडी है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईटी और सीबीडीटी। ये दो बॉडी है बच्चों जो दोनों टैक्सेस को रेगुलेट करते हैं, इसके लिए रिगार्डिंग प्रोविजंस, रूल्स बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए यहां भी आपसे जिक्र हुआ है अथॉरिटी ऑफ लॉ, यही तो है दोनों अथॉरिटी। बोलिए, यहां तक कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. आप लोग ध्यान दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि सर हमारा जो इनकम टैक्स है
ये कितनी चीजों से मिलकर बना है, मतलब इसके एलिमेंट क्या है। इनकम टैक्स लॉ देखिए आपके बुक के बाहर क्या लिखा हुआ है, एक बार फ्रंट पेज पढ़िएगा तो एकदम फ्रंट बुक का जो प्रीफेस है, पहला उसका जो कवर है, उस पे क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। वेरी गुड, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। अब मुद्दा ये खड़ा हुआ कि सर जो इनकम टैक्स लॉ है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है और वो है क्या। देखिए मेन सवाल तो सबसे पहले हम अपने बुक के कवर को समझ लें। इनकम टैक्स लॉ, देखिए बच्चों हमारी जो बुक है जो आप पढ़ रहे हो, जो इनकम टैक्स की कानून है, सॉरी सॉरी, चलिए तो इनकम टैक्स लॉ कंटेन, देखिए इनकम टैक्स लॉ कंटेन करता है बच्चों 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, हम लोग तो नहीं जानते। कोई नहीं, अभी आप जान जाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स रूल। देखिएगा बच्चों हम लोग बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे जब पढ़ाई करते हैं तो चीजों को उड़ा उड़ा कर सीखते हैं, बट ऐसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए, चीजों को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा प्लीज समय दीजिए और परेशान मत होइए, आप हर चीज सीख जाएंगे। तो सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक एलिमेंट। दूसरा इनकम टैक्स रूल 1962, बोलिए, एनुअल फाइनेंस एक्ट। तीसरा बोलिए बच्चों, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इसी में हम लिख सकते थे सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन और जुडिशियल डिसीजन। केस लॉस। क्या होगा? जुडिशियल डिसीजन। डिसीजन। अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि इनकम टैक्स लॉ जो हमें पढ़ना है, जो हमारे बुक के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? बच्चों वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। सबसे पहला उसके अंदर क्या है बच्चों? तो उसके अंदर है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंक्लूड है। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962। उसके बाद बच्चों एनुअल फाइनेंस एक्ट ये इंक्लूड है। उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन और जुडिशियल डिसीजन। पहले अब आप लोग इसको एक बार रिपीट कीजिए, तब हम आगे चलेंगे। ये बताइए सबसे पहले आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लीज फोकस करेंगे थोड़ा। सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स सर सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स गवर्न करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स करता है। डायरेक्ट टैक्स एक इंडिविजुअल पे लगता है जो इनकम अर्न कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स। बेटा जी हम 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आप कहेंगे लिविंग ऑन पर्सन, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आएगा। मैंने भी आपको कहा कि पर्सन का मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे जिक्र करेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं आते ना, इसमें कंपनी भी होती है, पार्टनरशिप भी होता है, एचयूएफ भी होता है। तो इंडिविजुअल मत कहिए, कहिए पर्सन। ओके सर।
and income direct income tax levied on goods and services. हाँ जी, एंड सर डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो इनकम गेन कर रहा है उस पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं सर। वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है तो वो एक मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर पे भी लगा सकता है, फिर वो होलसेलर पे लगा सकता है। इस तरह वो चेन के थ्रू किसी और अलग अलग जगह इम्पोज कर सकता है उस टैक्स को। ओके, और वेरी गुड। सर मतलब इम्पोज किए जा सकते हैं। सर क्या हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू। सर डायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इनकम पे चार्ज हो रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 265 कहता है कि हमारे देश में ना कोई टैक्स लगा सकता है ना कोई कलेक्ट कर सकता है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब लॉ ने जिसको पावर दे रखा है, जैसे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब जिनके पास ये अथॉरिटी है वही इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इनकम टैक्स लॉ में कितने एलिमेंट हैं। कहने का मतलब कि इनकम टैक्स लॉ कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो हमारा जवाब होगा बच्चों 5। पहला, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, एनुअल फाइनेंस एक्ट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन, और जुडिशियल डिसीजन। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पहले थोड़ा समझाइए और बताइए ताकि हम लोगों को चीजें क्लियर हो। देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो यहां आप सीख सकती हैं। सबसे पहले बच्चों कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, हमारे यहां इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्ट कब बना? तो आपको पहला आंसर मिलेगा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट कब पास हुआ? तो ये एक्ट पास हुआ 1961 में। लेकिन बच्चों मन में एक सवाल खड़ा होगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक्ट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आ रहा है कि व्हाट इज एक्ट? व्हाट इज सर लॉ पास्ड बाय गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग कह सकते थे एनी इनएक्टमेंट, एनी इनएक्टमेंट passed by parliament, any enactment passed by parliament is called act। तो एक्ट क्या है? वैसा हर एक इनएक्टमेंट जिसको पार्लियामेंट पास कर रहा है वो क्या है? एक्ट। अब देखिए, क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आने से हमें क्या क्या क्लियर हुआ? बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझ में आया कि व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज नॉट इनकम। इनकम क्या है और इनकम क्या नहीं है, ये हम तब तक नहीं जान सकते थे जब तक ये एक्ट नहीं आया। चीजों को समझिएगा बच्चों, प्लीज समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। हम लोगों को यह जानना है, जो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक्ट ने हम लोगों को यह बताया कि इनकम क्या है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इट helps in determining या determination of income। समझो बेटा, हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर हमारे पास इनकम टैक्स नहीं होता तो हम जान ही नहीं पाते कि
को क्या इनकम है और क्या इनकम नहीं है। यानी एक्ट ने हमें दोनों के बीच फर्क जानना सिखाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग या हेल्प्स इन डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। किस इंसान को कितना टैक्स देना है ये कैसे पता चलता, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको कैसे पता चलता, टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर ये हम कैसे जानते, बताओ आप, क्या ये पॉसिबल था जानना? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं था जानना। तो ये हम लोग आसानी से जान गए, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सर एक बात बताइए, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन हैं? तो बच्चों इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? 298। 298 सेक्शन है और 13 शेड्यूल है। एक मिनट, पहले चैप्टर का जिक्र करना है। 23 चैप्टर हैं बच्चों, 23 चैप्टर है इस पूरे एक्ट में और 14th शेड्यूल है। देखिए बच्चों, समझिए, तो इनकम टैक्स कितने हिस्सों में है वो आप ये आज जान गए कि पूरा इनकम टैक्स 298 सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन में बच्चों? 298 सेक्शन में। कितना चैप्टर? 23 चैप्टर्स। एंड कितने शेड्यूल? बोलो ना, कितने शेड्यूल है बच्चों? 14 13 सर, 14 शेड्यूल, 23 chapters and 298 sections। अच्छा, Yes, sir. क्वेश्चन आपसे पूछे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले क्या? Yes, sir. व्हाट इज सेक्शन? आप लोगों ने लॉ पढ़ा होगा ना, बिजनेस लॉ किसी क्लास में? यस सर। तो जरा बताएं, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जरा बताएं कि सेक्शन क्या है बच्चों? व्हाट इज सेक्शन? Sir, subdivisions. Sir, subdivisions of. Sir, subdivisions of. अच्छा, देखिए आप एकदम सही बोल रहे हो, तो सही बोलो ना, इतना टेंशन क्या है, सही तो जा रहे हो। डिवीजन ऑफ एक्ट इन सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड सेक्शन। डिवीजन ऑफ एक्ट in systematic manner is called section। सिंपल। जब हम किसी एक्ट का एक सिस्टमेटिक डिवीजन करते हैं, यानी डिवीजन ऑफ एक्ट इन सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड सेक्शन। अच्छा, सेक्शन कैसे बना है आपको पता है? No, sir. नो सर। देखिए बच्चों, अच्छा फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या पढ़ा है लॉ में, जरा हमें बता। अच्छा, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? Yes, sir. Contract act. अच्छा, ठीक। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ऑफर के बारे में, ऑफर अंडर सेक्शन 2A, आई थिंक सो। Yes, sir.
अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे सेक्शन को ओपन किया अंडर सेक्शन 2A, तो आपको क्या पता चला कि उसके अंदर क्या बताया गया है? ऑफर, मतलब 2A में क्या लिखा हुआ? So offer, what is offer? The meaning of offer. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका मतलब समझिएगा, यानी सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमको पता चलता है शॉर्ट टाइटल, है ना, शॉर्ट टाइटल। जैसे देखो ना, ऑफर, ऑफर एक टाइटल है ना। आपने एक्सेप्टेंस पढ़ा 2B में, आपने एक्सेप्टेंस कहां पढ़ा? सेक्शन 2B में, तो ये टाइटल बता रहा है ना, शॉर्ट टाइटल। दूसरा, ये किस पर एप्लीकेबल है और कहां तक? एक्सटेंड, एक्सटेंड, मतलब ऑफर जो है ऑफरर और ऑफरी के लिए है, पता तो चल रहा है। आपने पढ़ा ऑफर को, कहां पढ़ा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, मतलब ये चीजें कब लिखी गई ये भी बताया हुआ है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, आप नोटिस किए? देखो, सेक्शन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना, SEC, यही 3 शब्द से मिलकर बना है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड्स एंड कमेंसमेंट। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर चला गया? सर आया सर। अब देखिए, अब प्रॉब्लम कहां पर है? सभी बच्चों को क्लियर है या कोई दिक्कत भी है? सर क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब आपके मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लिखा गया तो भाई सर इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, किनके प्रेजेंस में लिखा गया? तो देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद जब ये हमारे खुद के अपने एक्ट सब बने और लिखे गए, तो सिनेरियो कुछ ऐसा था। उस जमाने में लॉ कमीशन, लॉ कमीशन और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी, इंक्वायरी कमिटी, इन दोनों ने, मतलब ये दोनों बॉडी बच्चों, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, बच्चों एक बात बताया आपको, उस जमाने में सीबीडीटी नहीं था। सीबीडीटी की जगह कौन काम कर रहा था? डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, ये बॉडी काम कर रही थी बच्चों, समझे? कमेटी का स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गया, COMMIEE, है ना, ठीक है चलो। तो डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों बच्चों अंडर द चेयरमैनशिप उस जमाने में बच्चों इस दोनों कमेटी एक पर्सन के अंडर चल रही थी जिनका नाम था श्री महावीर त्यागी। महावीर त्यागी, उनके अंदर, उनके चेयरमैनशिप में ये पूरे एक्ट लिखे गए हैं। तो अगर कभी कोई आपसे पूछ बैठता है ना किसी इंटरव्यू में कि इनकम टैक्स एक्ट किनके चेयरमैनशिप में लिखा गया, तो आप कहिएगा कि श्री महावीर त्यागी जी के चेयरमैनशिप में लिखा गया। और उस जमाने में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी ज्वाइंटली काम कर रही थी। ओके, दूसरे बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज एक्ट। ये एक्ट हमें बताता है कि हम किसको इनकम मानेंगे, किसको इनकम नहीं मानेंगे। एक इंसान पे टैक्स लगाने का तरीका क्या होगा, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन हैं, इनकम टैक्स में कितने चैप्टर हैं, इनकम टैक्स में कितने शेड्यूल हैं। यानी बच्चों वी कैन से कि सेक्शन क्या है, तो सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ एक्ट इज कॉल्ड सेक्शन। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात कि सेक्शन 3 चीजों से मिलकर बना है।
जो सेक्शन हमेशा हमें यह बताता है कि उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। जैसे ऑफर 2A, तो 2A बता रहा है टाइटल बता रहा है ऑफर किस पर एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है। तो 1972 एक्सटेंड्स, इसलिए सेक्शन 3 चीजों से मिलकर बना है बच्चों, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड्स एंड कमेंसमेंट। अभी आपने नोटिस किया बच्चों, हम लोगों ने इनकम टैक्स लॉ के पहले एलिमेंट का एक छोटा सा झलक आपसे डिस्कस किया। बोलिए। यस सर। यस सर। जानते हैं बच्चों, अगर डायरेक्ट पढ़ना, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर कॉलेजेस में हम लोग के साथ होता है कि व्हाट इज टैक्स, ये सब बता दिया, फिर हम लोग सैलरी या एचपी शुरू करते हैं, तो जो चीजें होती है वो समझ में नहीं आता कि वो वैसा ही क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। तो चीजों को पहले समझना बहुत जरूरी है कि उसका जन्म क्यों हुआ, कहां से आया, चीजों को बारीकी से कोरिलेट करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम लोग और कंटिन्यू करें या आज इतना ही रहने दें? सर एज यू राइट। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है या प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर। क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ तक ठीक है। यस सर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक को और देखते हैं। वो टॉपिक ये है कि सर इनकम टैक्स एक्ट का तो समझ गए हम लोग कि ये कब आया, किन के प्रेजेंस में आया, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं। बाकी जब आप पढ़ाएंगे तो ही हम लोग जान पाएंगे, बिल्कुल जब चैप्टर का शुरुआत होगा चीजें और खुलेंगी। लेकिन सर इनकम टैक्स रूल ये क्या है, जरा इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, इनकम टैक्स रूल 1962। पहली बात तो आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब तक एक्ट पास नहीं हो सकता तब तक उससे रिलेटेड रूल्स नहीं बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं बच्चों? सबसे पहले बनाए जाते हैं एक्ट। एक्ट के बाद ही हम बना सकते हैं रूल। ओके, अब जरा देखिएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर रूल के अंदर हम लोग आते हैं, प्लीज थोड़ा बताइए बच्चों, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम ये जान पाते हैं कि हमारा फॉर्म नंबर का मतलब देखिए बच्चों, ये हमें बता रहा है कि किस एसएससी को, किस बंदे को किस फॉर्म में टैक्स भरना है। रूल हमें गाइडलाइन देता है बच्चों, टैक्स को डिटरमाइन करने का प्रोसेस क्या होगा, रूल्स क्या होंगे। जैसे कौन सा फॉर्म नंबर कहां दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल रूल्स हम लोगों को बताता है बच्चों, रूल्स टेल अस which form is used by different SSC. बच्चों हर एक एसएससी, हर एक टैक्स पेयर एक ही फॉर्म में थोड़ी डिटेल को फिलअप करेगा बच्चों। पार्ट 1 के लिए भी एक ही फॉर्म हो, पार्ट 2 के लिए भी, और पार्ट 3 के लिए भी, और पीजी के लिए। क्या ऐसा होता है जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सभी चीजों के लिए फॉर्म अलग है, उसी तरीके से जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमारे लिए फॉर्म भी तो अलग होगा। यस सर। सिंपल सी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों, हमें रूल्स बताता है प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन। हम इनकम को कैसे टैक्स को कैलकुलेट करेंगे ये हमें बता रहा है, प्रोसेस को डिटरमाइन कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं बच्चों, ये जो रूल्स है, इस रूल्स को कौन डिजाइन करता है? तो पता चला कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इस रूल को डिजाइन करते हैं।
यानी ये सारे रूल प्रिपेयर किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इनको पावर किसने दे दिया, सेंट्रल बोर्ड को पावर किसने दे दिया? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, जब आप इनकम टैक्स पढ़िएगा तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 295। तो सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये पावर देता है बच्चों, ये पावर ग्रांट करता है, ग्रांटेड पावर किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। समझ में आया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ये पावर ग्रांट करता है, किस लिए बच्चों? तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, मतलब जो लॉ है उस लॉ को रूल के फॉर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए सेक्शन 295 पावर प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स। आप ग्रांटेड द पावर टू सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बच्चों, तो यहां तक आज रहने देते हैं। ओके ओके सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।